आज के शो में हम प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले लोगों की एक बहुत आम और जरूरी परेशानी पर खास चर्चा करने जा रहे हैं। अक्सर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में खरीद की शर्तें बिल्डर के हक में पूरी तरह से झुकी नजर आती हैं। मसलन अगर एक ग्राहक देर से पैसे अदा करे तो 16 से 18% की दर से ब्याज बिल्डर लगाता है और अगर बिल्डर देर से मकान दे तो पेनल्टी की रकम इसके मुकाबले कुछ भी नहीं होती। बिल्डर हर तरह की दिक्कत से खुद को कानूनी तौर से बचाने का इंतजाम इस करार में कर लेता है और ग्राहक ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये मुद्दा किसी एक शहर या इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रियल एस्टेट सेक्टर की एक ऐसी हकीकत है जिसे लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी हरकत में आई है और उसने कार्टेलाइजेशन के मामले में कई प्रमुख बिल्डरों के खिलाफ जांच शुरू की है। भारत के फेयर ट्रेड नियामक यानी कंपटीशन कमीशन ने अब रियल एस्टेट उद्योग की जांच करनी शुरू कर दी है। देश की सबसे बड़ी बिल्डर संस्था क्रेडाई और कई बड़ी रियल्टी कंपनियों को कार्टेलाइजेशन और उपभोक्ताओं के साथ अनुचित करार करने के आरोप में जांच हो रही है। तो हमने तय किया कि पता लगाया जाए कि असली समस्या आती कहां है। हम अलग अलग बिल्डर बाय एग्रीमेंट्स की जांच करेंगे जो बड़े से छोटे बिल्डर बनाते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिल्डरों को कार्टेल बनाने के बारे में आगाह किया है। तो देखते हैं कि इन बिल्डर बाय एग्रीमेंट्स में एक तरफा और बेजा शर्तें क्या होती हैं। हमने उत्तर भारत की कई बड़ी कंपनियों के बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स की जांच की और लगभग सभी में एक ही बात कही गई है, कुछ में सीधे तौर से तो कुछ में घुमा फिरा कर। कुछ क्लॉजेज ऐसे भी हैं जैसे इंटरेस्ट रेट हुआ, अगर कोई डिले हुई कंज्यूमर की तरफ से तो 15 से 18% पेनल्टी लेते हैं, लेकिन अगर डेवलपर की तरफ से हुई तो 1 से 2% देते हैं। आपके पीएलसी चार्जेस हैं, आपके कार पार्किंग चार्जेस हैं। कार पार्किंग चार्जेस वैसे डेवलपर ले नहीं सकता है अलग से, लेकिन सारी एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में सारे डेवलपर्स ले रहे हैं। महाराष्ट्र वगैरह में भी ले रहे हैं, वो डिफरेंट हेड्स के अंदर ले रहे हैं डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि वो नहीं ले सकते हैं। डेवलपर करार में ये भी लिखता है कि वो उपभोक्ता की रजामंदी के बिना ही इमारतों में तब्दीलियां कर सकता है या उनमें चीजें बढ़ा सकता है। इससे सुपर एरिया बढ़ जाता है जिससे मकान के दाम बढ़ सकते हैं। जब भी लेआउट चेंज होगा उसके लिए ऑब्जेक्शंस ऑफ ऑल द ओनर्स, जितने भी मालिक उस कॉम्प्लेक्स में बन चुके होंगे, जितने भी इन्वेस्टर उस कॉम्प्लेक्स में होंगे, उन सबके ऑब्जेक्शन इनवाइट करने बहुत ज़रूरी हैं। उनके कंसेंट के बिना कोई भी लेआउट रिवाइज नहीं हो सकता। और ये आज से नहीं, हाई कोर्ट्स ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी ही इस पे कुछ ऑर्डर्स दिए हैं कुछ केसेस में। उससे पहले भी जिस समय अपार्टमेंट एक्ट बना था तभी से अपार्टमेंट एक्ट में प्रोविजन है। कानून के जानकारों को कई शर्तें अनुचित लगती हैं, जैसे अगर खरीदार किस्त जमा करने में नाकाम रहता है या अपना अलॉटमेंट नहीं लेना चाहता है तो डेवलपर बयाने की रकम नहीं वापस करते बिना ब्याज के किस्तों का मूल लौटा देते हैं। बिल्डर क्षतिपूर्ति की एक शर्त लगा देते हैं जो उन्हें और उनकी मेंटेनेंस एजेंसी को किसी भी गलती होने पर भी कानूनी कार्रवाई से मुक्त कर देती है। साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का नियंत्रण डेवलपर्स और मेंटेनेंस एजेंसी के पास रहता है, जबकि कानूनन ये आरडब्ल्यूए को दे देना चाहिए। फोर्स से मेजर राहत जैसी शर्तों की बदौलत बिल्डर बिना किसी जुर्माने के प्रोजेक्ट में देरी कर सकता है या अटकाए रह सकता है। मकान रहने लायक हो या न हो, एक बार बिल्डर ने कब्जा दे दिया तो जब तक खरीदार घर का कब्जा नहीं ले लेता 10 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जुर्माना लिया जाता है। समयबद्ध तरीके से भुगतान की शर्त खरीदार पर होती है, बिल्डर घर कब बना कर देगा इस पर नहीं। बाद में बिल्डर खरीदार को अदालत भी नहीं ले जा सकता क्योंकि करार में आर्बिट्रेशन या विवाचन की शर्त उसको भी रोकती है। आर्बिट्रेशन क्लॉज है दो पक्षों को एक अदर देन कोर्ट किसी इंडिविजुअल थर्ड पार्टी इंडिविजुअल उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि आर्बिट्रेशन बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव होता जा रहा है। एक वो इशू है कि सोल आर्बिट्रेटर होता है और वो खुद रखते हैं, अपने चॉइस के आर्बिट्रेटर रखते हैं। कानूनी जानकारों का दावा है कि ये एक तरफा करार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 का भी खुला उल्लंघन है। सीसीआई ने सबसे बड़े 20 डेवलपर्स को अपनी जांच के दायरे में लिया है। इससे पता चलता है कि जहां महंगे मकान खरीदने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कदम उठे हैं, वहीं रियल एस्टेट नियामक न होने की वजह से सस्ते मकान के खरीदारों के पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। कैमरा पर्सन एजे जोसेफ के साथ वसुधा शर्मा की रिपोर्ट एनडीटीवी के लिए।
तो आज के शो की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की रियल एस्टेट जगत की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की डीएलएफ पर लगाए गए 630 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखते हुए डीएलएफ की उसके खिलाफ की गई अपील को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने डेवलपर को 3 महीने के भीतर 630 करोड़ रुपए देने को कहा है। साथ ही 50 करोड़ रुपए और ब्याज के 25 करोड़ रुपए 3 हफ्ते के भीतर देने को कहा है। जुलाई में भारत के सबसे बड़े बिल्डर डीएलएफ ने कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें 2 साल पुराने सीसीआई के जुर्माने को सही ठहराया गया था। सीसीआई ने 2011 में अगस्त में डीएलएफ के खिलाफ गुड़गांव के उसके 2 प्रोजेक्ट्स डीएलएफ पार्क पैलेस और द बेलेर के फ्लैट बायर्स एसोसिएशन की अर्जी पर यह फैसला दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से आए इस बड़े फैसले की वजह क्या है, ये हम आपको तफसील से बताते हैं। क्या है ये पूरा मामला? अगस्त 2011 में डीएलएफ पर 630 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोकने के बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अब फिर से सक्रिय हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर से कड़े सवाल पूछ रहा है। ये मामला कार्टेलाइजेशन का है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 20 रियल एस्टेट कंपनियों को नोटिस जारी किया है। तो क्या नियामक की गैर मौजूदगी में सीसीआई ही खरीदारों के हितों का रक्षक बन गया है? आर्थिक मंदी, घटती बिक्री, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा और भूमि अधिग्रहण बिल्डरों की रातों की नींद उड़ाने के लिए जैसे ये मामले ही काफी नहीं थे कि अब एक और मुसीबत सामने आ गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई जो बिल्डरों की जातियों पर जांच रख रही है। हाल में सीसीआई ने 20 टॉप रियल्टी कंपनियों को खरीदार विक्रेता करार और मूल्य निर्धारण के ढंग समेत उनके कारोबार करने के तरीकों के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डेवलपर्स तो फिलहाल प्रतिस्पर्धा के नए कानून की बारीकियां समझने में लगे हैं, लेकिन विवेक जैसे खरीदारों के लिए ये फैसला उम्मीद की एक किरण के रूप में आया है। सीसीआई कुछ एक्सटेंट तक सीसीआई के वर्डिक्ट और सीसीआई ने के डीएलएफ के अगेंस्ट में वर्डिक्ट आने के बाद बायर्स का एक्चुअली मनोबल बढ़ा है, जिससे कि वो इतना कर सकते हैं कि अगर हम अप्रोच करते हैं और बिल्डर के अगेंस्ट जाते हैं तो उनके फेवर में कुछ हो सकता है। हमने कई बिल्डरों से उन्हें मिले कारण बताओ नोटिस पर उनका रुख जानना चाहा, लेकिन उन्होंने इस मामले पर खामोश रहना ही बेहतर जाना। टाटा हाउसिंग इकलौती कंपनी थी जिसने हमें जवाब दिया। उसने कहा, हम समय से पहले ही सीसीआई को अपना जवाब दे चुके हैं। सीसीआई ने 20 टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स को अपने कारोबार करने के तरीकों की जानकारी 21 जुलाई तक देने को कहा था। ये मियाद अगस्त के दूसरे हफ्ते तक बढ़ा दी गई थी। रियल्टी कंपनियां ये तो मानती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डर के हित में रहे हैं, लेकिन ये सफाई भी देते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने में अमूमन 8 से 10 साल लगते हैं और इस बीच नीतियों और कानूनों में तब्दीलियां होती रहती हैं। The history is that the developers are stronger parties vis-a-vis individuals. इतिहास देखें तो लोगों की तुलना में डेवलपर ज्यादा मजबूत पार्टी होती हैं और उन्होंने करार अपने पक्ष में करवा लिए हैं। जरूरी है कि बिल्डर पारदर्शिता के साथ अपने ग्राहकों का भरोसा जीतें, लेकिन ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जब बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है तो कुछ बदलाव भी होते हैं। And I think you do need to recognize, I think, when you go through a large development, that there will be changes. सीसीआई प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के तहत बना था और इसका काम व्यापार के उन मुद्दों से निपटना है जहां अपनी स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर समूह बनाकर या बोली लगाने में धांधली जैसी चीजों की शिकायतें आए। प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर सीसीआई कंपनी के पिछले 3 साल के औसत कारोबार की 10% रकम तक बतौर जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना न देने या सीसीआई के आदेशों का उल्लंघन करने पर रोजाना 1 लाख रुपए का अतिरिक्त हर्जाना देना होगा, जो 10 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। डेवलपर्स को नोटिस भेजा गया है। उस केस में अगर सीसीआई कामयाब हो जाती है तो फिर लाखों लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं वो एक तरफा नहीं होके थोड़ा वो खरीदने वालों के पक्ष में भी हो जाए। प्रतिस्पर्धा कानून ऐसे बनाया गया है ताकि सभी पक्षों को न्याय मिले।
सीसीआई के आदेशों और जो वो जुर्माना लगाते हैं उसे कॉम्पिटिशन एपेलेट अथॉरिटी या कॉम्पैट में चुनौती दी जा सकती है। कॉम्पैट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। सीसीआई 2011 में रियल्टी सेक्टर के लिए एक रखवाला बनकर उभरा जब उसने डीएलएफ पर कथित रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए करार में गलती और पक्षपाती शर्तें रखने के लिए 630 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में ये रकम लौटाने को कहा है। समय आ गया है कि डेवलपर्स कंपटीशन नियमों का पालन करें और अब तक अपना कारोबार जिस तरह से चलाते आए हैं उसे बदलें। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि जब तक रियल एस्टेट रेगुलेटरी नियम बनता नहीं है तब तक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उनके लिए सहारा बन के उभरा है। नई दिल्ली से ओइनी तमोजा, एनडीटीवी। तो आज एक बेहद अहम मुद्दा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आलोक कुमार जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के, और विनीत रेलिया जो कि सीईओ हैं सारे होम्स के। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। विनीत, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया तो ये कहता है, आप मानते हैं कि क्या बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो बनते हैं या जिस तरह की शर्तें हैं या जिस तरह से आजकल प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं बिल्डर के ही हक में है ज़्यादा? देखिए, हमारा मानना ये है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये एक एग्रीमेंट पे सीमित नहीं है। ये एक बहुत ट्रस्ट का फैक्टर जो बिटवीन कस्टमर एंड रियल एस्टेट डेवलपर है वो बहुत कम हो गया है इंडिया में, या ना के बराबर एग्जिस्ट करता है। हर एक कस्टमर डाउट करता है डेवलपर को। डेवलपर्स की भी कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी वैलिड हैं, वो कस्टमर्स को डाउट करते हैं कि कस्टमर्स ने ले लिया है, क्या प्रीमियम होगा तो ये पेमेंट देंगे नहीं देंगे। सो आई थिंक ये मुद्दा है कि जो एक ट्रस्ट डेवलप करना और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे एक डेवलपर और कस्टमर के बीच में एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो। और साथ में इन सारी बातों में एक बहुत बड़ा रोल है जो वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है। अगर गवर्नमेंट्स बाई लॉज चेंज करेंगी और अप्रूवल्स में कई साल लगाएंगे तो कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, और लार्ज प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइंस चेंज होंगे, नए नए नॉर्म्स आएंगे। पोजेशन के टाइम में आप 4 साल के बाद डेवलपर को पता चलता है कि उसको कुछ नए नियम फॉलो करने हैं, तो उसमें कॉस्ट एस्केलेशन भी होगा डेवलपर के एंड में, और साथ में डिले भी होगा, डिज़ाइन में भी चेंज हो सकता है। सो हमारा मानना ये है, एज अ कंपनी कंपनी को ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ एग्रीमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्लेमर्स और प्रोटेक्शन लिया जाता है। आई थिंक ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि डेवलपर का जो उसमें पर्पस है एग्रीमेंट का इज़ नॉट टू चीट दी कस्टमर बट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। इसके लिए आई थिंक इसका सीसीआई ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड आई एम श्योर दी एपेक्स कोर्ट विल टेक द राइट डिसीजन। बट हमारा मानना ये है कि एक रेगुलेटर और साथ में सिंगल विंडो क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, उससे ग्रेजुअली फेट डेवलप होगा दोनों साइड्स का। जी, आप ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं आलोक, ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा ही क्यों हुआ? इसकी नौबत क्या इसलिए नहीं आई कि ग्राहक परेशान हो जाते हैं? क्योंकि जब वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट को बाद में पढ़ते हैं, जब उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनके हक में शायद इसमें कुछ भी नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं, उनके मुद्दे को आपने बिल्डर्स के साथ उठाया भी है। जी विनीत जी ने तो काफ़ी अच्छी बातें बोली कि 1 विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, वाकई होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट उल्टाइए, देखिए अगर गौर से, तो आपको लगेगा सारे बिल्डर करीब 90% एक ही जैसा बनाते हैं, उनमें आपस में काफ़ी समानता दिखती है। और आप ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा कि उसमें दिखाने से ज़्यादा छुपाने की कोशिश की जा रही है। इतने सारे टेक्निकल जो लॉ के टर्म यूज़ किए जाते हैं कि आम बायर उसको समझ नहीं पाता है, और 25-30 पन्ने का करीब रहता है वो। मेरे ख्याल से बहुत कम ही बायर होगा जो लॉयर के पास जाके उस एग्रीमेंट को समझता होगा कि उसमें क्या टेक्निकल वर्ड है, कितना लीगली वो सही है। तो ऐसे टर्म यूज़ किए जाते हैं कि जब आप लेने के समय, तो आप जब पैसा बैंक से आया आदमी लोन पे लेता है, वो सारा दिमाग उसको लोन डिस्बर्समेंट में लगा रहता है, वो तो देखता है भैया आँख बंद करके साइन करता रहता है। जब आप डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं तो पता चलता है कि अरे इसमें तो मेरे पक्ष में कुछ है ही नहीं, सारी बातें बिल्डर के पक्ष में है। और क्योंकि बिल्डर ही उसे बनाता है, उसका क्रिएटर ही बिल्डर है, तो फिर तो वो अपने पक्ष में सारी बातें लेकर ही चलेगा। मुझे तो लगता है कि इसमें बिल्डरों को भी सोचना चाहिए कि ट्रस्ट डिफिसिट कैसे नहीं होगा।
यहाँ पे विनीत मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज आपको थोड़े से कड़े सवालों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या एज अ बायर अगर मैं चाहती हूँ कि आपने जो बायर एग्रीमेंट बना के तैयार किया है उसमें बदलाव किया जाए, तो क्या कंपनियां इसके लिए तैयार होती हैं कि बायर के लिए इंडिविजुअली उस वक्त चेंजेस किए जाएं? अगर मुझे कोई शर्त नामंजूर है तो क्या ये होता है कि या तो आप साइन कीजिए डॉटेड लाइन पे या आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और चलते बनिए, क्या होता है? देखिए, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे आलोक जी ने बोला, आप फ्लैट बायर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। फ्लैट बायर एग्रीमेंट के साथ साथ नॉर्मली कस्टमर्स जो लोन लेते हैं वो एक लोन एग्रीमेंट्स भी साइन करते हैं। तो लोन एग्रीमेंट में जब कस्टमर साइन करते हैं, कस्टमर आंख बंद करके साइन करते हैं, जबकि मेरे हिसाब से, बिकॉज मैं भी कस्टमर हूँ, मैंने भी लोन्स लिए हैं, वो एग्रीमेंट्स भी बिल्कुल वन साइडेड होते हैं। बट जब रियल एस्टेट की बात आती है तो रियल एस्टेट में इशू क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में इश्यूज आते हैं, और जैसे आलोक जी ने कहा 90% डेवलपर्स को सिमिलर इश्यूज ही फेस करने पड़ते हैं। तो जब प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, डिज़ाइन चेंज होता है, जिसका एक काफ़ी ज़्यादा दारोमदार जाता है अप्रूवल्स और गवर्नमेंट मशीनरी को भी, तो उसमें इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला आपको, हमारा रीज़न क्या होता है एग्रीमेंट का, इज़ टू प्रोटेक्ट द डेवलपर ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली एक डेवलपर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। बट मैं नहीं मानता कि कोई डेवलपर ऐसा है कि कस्टमर्स का अगर कोई जेन्युइन इशू होता है या कोई जेन्युइन डिमांड आती है, इवन पोस्ट पोजेशन या प्री पोजेशन, कोई भी डेवलपर जो लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहा है, आई थिंक कस्टमर्स की डिमांड को सुन के अगर वो वाजिब होती है तो उसमें जरूर जाके आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं। विनीत, एक जो आम शिकायत बहुत सारे ग्राहकों की है और हमसे भी बहुत लोग इस पर सवाल पूछते हैं कि जब वो अपनी तरफ से पैसे की अदायगी करने में लेट हो जाते हैं तो बिल्डर 16 से 18% की दर से ब्याज ले लेते हैं, लेकिन जब बिल्डर खुद अपनी तरफ से देरी करते हैं, मकान देने में, पोजेशन में डिले होता है, तो जो पेनल्टी मिलती है वो पीनट्स होती है, वो इतनी कम होती है कि उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्यों नहीं एक समानता हो? अगर रिफंड भी करने की नौबत आती है तभी बिल्डर्स आनाकानी करते हैं, तो क्यों नहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो? तभी सीसीआई को आगे आने पड़ता है। देखिए, जहाँ तक पेमेंट्स का सवाल है, आप प्लीज़ एक बात को समझिए, रेजिडेंशियल मार्केट का बिजनेस जो है, रेजिडेंशियल मार्केट का जो मकान बनाने का बिजनेस है, इन अ वे वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड विद द कस्टमर कि उसके एडवांस के बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। नाउ कई बार ऐसा होता है, या काफ़ी ज़्यादा कई मार्केट्स में ये प्रैक्टिस है कि कस्टमर्स किसी कारणवश एप्रिसिएशन नहीं हुआ, इन्वेस्टर्स आते हैं, पेमेंट्स डिले करते हैं या रोकते हैं, तो डेवलपर के पास क्या चॉइस है? वो प्रोडक्ट को या तो रोक दे, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोल दे कि अभी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, आप रुक जाओ। तो डेवलपर्स को भी मनी बोरो करना पड़ता है। उसके लिए अगर आप उसको बैंक दर कर दोगे तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे, तो वो दैट इंटरेस्ट जो है, वो जो भी बैंक का ब्याज है उससे तो थोड़ा ऊपर रखना ही पड़ेगा आपको, सो दैट पीपल पे ऑन टाइम। अगर बिल्डर मकान बेच रहे हैं ग्राहक को, तो ग्राहक को अगर दूसरी चीज़ों पर क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है तो मकान की क्वालिटी पर क्यों नहीं? बहुत बार देखा जाता है कि लोग शिफ्ट हो जाते हैं। ये हम किसी का एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, लेकिन बहुत सारे केसेस में ख़राब क्वालिटी देखी गई है मकान की, रहने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। एक ये भी मुद्दा रहा है कि उसके बाद ग्राहक क्या करें, बिल्डर सुनते नहीं, उसमें उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए, आई थिंक जितने भी रिप्यूटेड बिल्डर हैं, अगर मकान की पोजीशन दिया गया है और उसमें क्वालिटी की कमियां रही हैं, तो ये बिल्डर का पूरा ओनरशिप है उसको क्वालिटी को ठीक करना। अगर कोई रिपेयर वर्क भी चाहिए जिसमें डेवलपर को अपना पैसा लगाना पड़ता है, तो वो बहुत ज़रूरी है करना। आई थिंक दिस इज़ अ पॉइंट अबाउट मेच्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्री ओवर टाइम, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है किसी आपको। इसमें गवर्नमेंट की भी नहीं वेट करनी है कि गवर्नमेंट आके बीच में आर्बिट्रेट करेगी कि आपकी क्वालिटी ख़राब है या कोई दिक्कत हो रही है रेजिडेंट्स को। आई थिंक ये कंपनीज को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठा के, और अगर कंपनीज को ग्रो करना है, इसका आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे, इसको तो फिक्स करना ज़रूरी है। क्वालिटी इज़ वेरी वेरी सीरियस। जी बिल्कुल, अगर अपनी रेपुटेशन को का सवाल आखिरकार यहाँ पर उठ जाता है तो उन्हीं को देखना होगा। खैर, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। विनीत, आपने भी आकर के पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट किया काफ़ी टेढ़े मुद्दे पर, इसके लिए शुक्रिया आपका।